ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन। क्या आप लोग चाहोगे कि आंसर राइटिंग को डिस्कस कर लिया जाए एक बार क्लास में ही? अपर्णा, श्वेता, तो बेटा अपना आंसर आप लोग प्रेजेंट कर सकते हो स्क्रीन पर। अगर आप लैपटॉप या किसी भी माध्यम से होगा तो यू कैन प्रेजेंट इट। एक तो मॉडल आंसर मैंने खुद लिख करके भेजा हुआ था, जिससे कि आपको एक अंदाजा लग जाए कि कैसे जो है फ्लो बनाना है। उसमें मैंने बाकायदा चार्ट वगैरह सब दिया हुआ था। और अपर्णा, आपका आंसर मैंने देखा हुआ था। अच्छा, तो सो यू कैन नॉट राइट नाउ, लेट मी ट्राई। अपर्णा, क्या आपने मुझे टेलीग्राम पर भेजा है? मुझे प्लीज आप लोग टेलीग्राम पे भेजो, ताकि अभी के भी डिस्कस कर लूं। ये तो मेरा ही आंसर है, ये श्वेता का है। तो श्वेता का आंसर हम लोग डिस्कस कर लें अभी फटाक से। राजनीतिक सिद्धांत, राज्य, ये हम लोग का क्वेश्चन था। ओके, डन। ये पहले हम लोग जो है श्वेता वाला ले रहे हैं, उसके बाद जो है तुम्हारा भी लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर देखो तो बहुत क्लियर कट था, ये कैसे लिया जा सकता है फुल इमेज। सेव एज डेस्कटॉप, श्वेता। ये श्वेता का आंसर है। अगर इस पर हम लोग बात करें तो मैं यहां से पेन उठा लेता हूं। तो श्वेता ने जो है, ये आप सभी लोग को क्लियर दिख रहा है? आंसर दिख रहा है इसका क्लियर? नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे श्वेता तुमने भेजा? अब ठीक दिख रहा है? पुनीत, इज दैट क्लियर टू यू ऑल्सो? अरे और अभी और जूम करूं? अगर मैं बिल्कुल, मैंने जो है इसके पहले चेक नहीं किया हुआ है, मैं चाह रहा था कि बिल्कुल आप लोगों के साथ ही। तो पहले हम लोग का क्वेश्चन ये है कि 20वीं सदी में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की धारणाओं की व्याख्या करें। तो हम लोगों ने इसका फ्लो बना लिया था कि हमें राजनीतिक सिद्धांत, पतन की अवधारणाएं और 20वीं सदी, इसके 3 वो हो सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राज्य शासन, सत्ता प्रभाव और कार्यकलाप का अध्ययन है। बहुत सही है, राजनीतिक सिद्धांत के जरिए हमने बढ़ा। यह राजनीतिक घटनाओं का तरीका है।
नहीं, राजनीतिक सिद्धांत घटनाओं का तरीका नहीं, ये संभवतः किसी ने जो है ट्रांसलेट किया हुआ है। यह राजनीतिक घटनाओं के तरीकों का अध्ययन है। अवलोकन, व्याख्या और मूल्यांकन तीनों मिलाकर के राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। कोई भी सिद्धांत शास्त्री किसी राजनीतिक घटना के अवलोकन, उसके कार्यकाल की स्थापना को स्थापित करके तथा अपना निर्णय देकर के ही राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करता है। अब हमारे पास कितने शब्दों में हम लोगों ने इसको लिखने का तय किया था? कोई बताएगा मेरे को? टू 250 वर्ड्स। यही है ना? डन। अब 250 वर्ड्स में हमें कोई चीज लिखनी है। उसमें से अगर हम काउंट करें कि यहां पर क्या हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 औसतन 6-7 शब्द जो है एक लाइन में है। 1 2 3 4 5 6 6.5। अगर मैं इसको जो है कैलकुलेट कर लूं तो तकरीबन 50 शब्द से ज्यादा में आपने क्या लिख दिया है? आपने राजनीतिक सिद्धांत को लिखा। कभी भी अगर कोई आंसर राइटिंग होनी चाहिए तो 250 शब्द में से मैक्सिमम 15% ही जो है उसकी भूमिका में जानी चाहिए। अगर यहां पर 15% ले लें तो तकरीबन 40 शब्द से ज्यादा में हमें इसकी भूमिका में खर्च नहीं करना चाहिए था। लेकिन भूमिका छोड़ दीजिए, आपने तो जो है 50 शब्द में केवल राजनीतिक सिद्धांत लिख डाला। तो इसका मतलब कि जो भूमिका आपने लिखी है वह अनावश्यक चीजों में आपने खर्च कर दिया। ये बात सबको समझ में आ रही है मेरी? आसानी से समझ में आने वाली बात कर रहा हूं। बहुत मोटे तौर पर और बहुत बेसिक चीज पर मैं बात कर रहा हूं कि मैं यहां पर नंबर क्यों डिडक्ट कर दूं। अब इसी सवाल को लेकर के और आ जाते हैं। कि 20वीं शताब्दी में लगभग द्वितीय युद्ध, मुझे उम्मीद है कि आप द्वितीय विश्व युद्ध लिखना चाह रही थी, इतना अंडरस्टूड है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध शब्द चाहिए था, कि पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राजनीतिक सिद्धांत के क्षरण से संबंधित था। अनेक विद्वानों ने 1950-60 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के पतन को महसूस किया तथा अपनी अपनी अवधारणाएं व्यक्त की, जिनमें डेविड स्टन, अल्फ्रेड कोबेन, लॉसलेट और जर्मिनो प्रमुख हैं। अब मुझे यह लग रहा है कि अगर ऊपर का हिस्सा हम उड़ा दिए होते तो यही इसी को अगर हमने भूमिका बना ली होती तो हम ज्यादा एक्यूरेट करते काम। स्टन के अनुसार 20वीं सदी के विचार इतिहासवादी थे, राजनीतिक विचार, ये कई बार जो है शब्दावली भूल रही है। उनके अनुसार आधुनिक काल के अनेक विद्वान, सॉरी ये कहां पहुंच गया मैं, अनेक विद्वान जो नए सिद्धांत का निर्माण कर सकते थे, उन्होंने राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के अध्ययन पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया और कोई नया सिद्धांत देने का प्रयास ही नहीं किया। इनके अनुसार प्रमुख कारण मूल्य सापेक्षतावाद है, जिनका कोई सार्वभौमिक महत्व नहीं है। इनके अनुसार इनके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। अब वस्तुतः जो है अगर कहा जाए तो श्वेता, ये लाइन बहुत भटकी हुई है,
इस लाइन में ये क्लियरिटी नहीं आ रही कि किसके अनुसार आप किसके विश्लेषण की आवश्यकता मान रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो भटकाव जो है स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। और इसके अनुसार अतिथ्य अति तथ्यवाद, अति और तथ्यवाद दोनों अलग अलग कर दिया जाना चाहिए था, दोनों एक में मिलाने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। तथ्यवाद भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का प्रमुख कारण रहा है। इन्होंने कहा कि राजनीति को विज्ञान बनाने के क्रम में तथ्यों का एकीकरण और संग्रहण प्रमुख हो जाता है, जिसके कारण सिद्धांत निर्माण द्वितीयक हो जाता है। चलिए इतनी बात हम लोग मान लेते हैं आसानी से। ठीक है, ये यहां पर थोड़ा सा अगर हम कहें तो क्रम बिगड़ा हुआ है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। ये बिल्कुल से जो है क्लास नोट को ही उतार देने की जो है जद्दोजहद है। अब इसके बाद मैं दूसरा पेज ले लूं। कोबेन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक विश्वों परंतु राजनीतिक सिद्धांत में प्रभावी सैद्धांतिक विकास नहीं हुआ है। इनके अनुसार लास्की जैसे विचारकों के बाद राजनीतिक सिद्धांत का पूर्णतः हुआ, जबकि लॉसलेट द्वारा इसे राजनीतिक सिद्धांत का की मृत्यु कहा गया। जर्मिनो के अनुसार जर्मन राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मूल कारण ऑगस्टस कॉन्टेंट की। बाद में इन्हीं जर्मिनो ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान भी हो रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि निष्कर्ष लिखने में भी चूक हुई है। कोई नहीं श्वेता, निष्कर्ष को भी डेवलप करना चाहिए था, भाषा में थोड़ा और सुधार आना चाहिए था। एक्चुअली में जब क्लास में हम लिखवाते हैं तो हमारा एक उद्देश्य बिंदुओं को क्लियर करना है, लेकिन लिखते समय उसे व्यवस्थित रूप से रखना यह आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मैं सीधा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पा रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहां पर ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि और उत्तर मैं एक दो दिन में कुछ और प्रश्न तैयार करके जरूर दूंगा। अब अपर्णा का प्रश्न ले लेते हैं।
अब इस प्रश्न पर बात करें। एक तो पहली चीज जो है, अपर्णा बधाई की पात्र हो कि तुमने एक एग्जैक्ट उस पेपर पर लिखने की कोशिश की है कि जो एग्जामिनेशन में चाहिए होता है। मैं लगातार इस चीज की वकालत करता रहा हूं कि वही लिखिए, उसी पन्ने पर लिखिए जिस पन्ने पर आपको इम्तिहान में लिखना है। पर पता नहीं क्यों बच्चे जो है सीरियसली इन सब बातों को नहीं लेते हैं। ठीक है, पर अगर अब आइए जरा इनको पढ़ते हैं। राजनीति से संबंधित क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत है। अपर्णा जरा ऑडियो ऑन करो। राजनीति से संबंधित क्रमबद्ध अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत है। इससे क्या कहने का मतलब हो, राजनीति से संबंधित, ये तो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा हो जाएगी, राजनीति विज्ञान की परिभाषा होगी। हाँ तो लेकिन बात बदल जा रही कि नहीं, क्रमबद्ध अध्ययन करना किसकी विशिष्टता है? विज्ञान की। तो राजनीति से संबंधित विषयों का या तथ्यों और मुद्दों का क्रमबद्ध अध्ययन किसकी विशिष्टता होगी? राजनीतिक विज्ञान की, ना कि सिद्धांत की। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? डेविड हेल्ड ने इसे राज्य से संबंधित प्रकृति, उद्देश्य व विशेषताओं की धारणाओं का समूह माना। मेरे हिसाब से राजनीतिक सिद्धांत को और बेहतर ढंग से परिभाषित किया जा सकता था। राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करने का काम अगर मैं कहूं तो यहां पर जो है श्वेता ने बहुत खूबसूरत प्रयास किया। अगर मैं श्वेता के प्रयास को ले लूं तो देखो श्वेता कितना बढ़िया इसी चीज को लिखती है कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य शासन, सत्ता प्रभाव और कार्यकलाप का अध्ययन है। यह राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन का तरीका है। बस ये अगर लाइन उठाई जाती तो शायद हमारी बात जो है ज्यादा बढ़िया कंप्लीट होती। तुम्हें लग रहा है कि ये ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पिच किया है? ये ज्यादा एक्यूरेसी के साथ श्वेता ने इस बिंदु को यहां पर लिखा है। पर श्वेता जो है 2021 चल रहा है, 2025 में बेटा श्वेता तुम लिखना शुरू कर दोगी वैसे आंसर शीट पर, प्रैक्टिस तब शुरू करोगे 2025 में। तो अगर इस पॉइंट को छोड़ करके हम आगे बढ़ें तो मुझे लग रहा है कि यह थोड़ा सा अनावश्यक हो गया है। इस पॉइंट को हमें हटना पड़ेगा। 19वीं सदी के मध्य तक राजनीतिक सिद्धांत का विकास राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ, लेकिन 1950 के दशक का प्रमुख मुद्दा रहा राजनीतिक सिद्धांत का पतन। अब अगर राजनीतिक सिद्धांत का विकास राजनीतिक दर्शन के तौर पर हुआ तो इसका मतलब कि आप यह कहना चाहते हो कि 19वीं सदी के मध्य तक यह मुख्य रूप से जो है परंपरागत ही रहा है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत अब तक सिर्फ परंपरागत रहा है। 19वीं शताब्दी के अच्छा 1800 समथिंग हो गया, ठीक है। और 1950 के दशक का प्रमुख मुद्दा रहा राजनीतिक सिद्धांत का पतन, ठीक है, यहां पर सही है। मैं 19वीं सदी और 1950 में मिक्स कर गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड कॉबिन व डेविड ईस्टन ने किया। रॉबर्ट ढॉल व लॉसलेट ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। यह शॉर्ट नहीं चलेगा बेटा। यह अब तक किसी ने आपको टोका नहीं इस पर? नहीं, लेकिन ये नहीं कर सकते आप, ये मना किया जाता है। मतलब एक बार फुल लिख के दोबारा नहीं कर सकते? नहीं, ये बचिए कि पतन की स्थिति दो बार देखने को मिलती है।
राजनीतिक दर्शन के रूप में जब यह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, निजातीय विज्ञान की भांति वैज्ञानिकता का विकास नहीं कर सकी, वह तत्कालीन विज्ञान के आविष्कारों के युग में व्याप्त समस्याओं, खाद्य संकट, अश्वेत आंदोलन आदि का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाई। व्यवहारवादी उपागम में तथ्यों पर अधिक जोर देने के कारण मूल्यों की अपेक्षा हुई और अपने वास्तविक उद्देश्य से विमुख हो गया। वियतनाम युद्ध, शांति, पर्यावरण, नारी आंदोलन की समस्याओं के समाधान के लिए कोई, अब यहां पर आपको लिखना चाहिए था कि यहां पर जो है यह तथ्यात्मक नहीं हो पाया और यहां पर यह मूल्यात्मक नहीं हो पाया, पर अगर नहीं भी लिखा तो भी ठीक है, अभी तक तो लाइन सही जा रही है। ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतकार मात्र मूल्यों का विश्लेषण करता ही नहीं होता है, वह मूल्यों का निर्माता भी होता है। बहुत अच्छी लाइन है, इस कोटेशन की जरूरत थी। यह वस्तुतः बता रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों मर रहे हैं। श्वेता, तुम्हारे आंसर में यही बिंदु गायब था। साथ ही अंतर विषय प्रकृति पर जोर देने के कारण राजनीतिक विज्ञान पर खतरा मंडराने लगा। पेडो स्कोकोपुल कहते हैं कि राज्य को वापस लाओ। ईस्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के निम्नलिखित कारण बताए। इतिहासवाद, जिसमें होता है मूल्य सापेक्षतावाद, राजनीति विज्ञान यह नहीं जाए कि शोध में, ये इसका क्या मतलब है, क्या लिखना चाह रहे थे इस पॉइंट में? राजनीति विज्ञान यह नहीं जान पाए तो भी लाइन नहीं बैठी। अच्छा ठीक है, कि शोध में विज्ञान का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान से भिन्न होता है। अति और तथ्यवाद अलग अलग रहेगा। yes, अब यहां पर जर्मीनो को एक बार फिर से कोट करने की जरूरत है ना? मैंने किया है। जर्मीनो को कोट किया है कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनः उत्थान हो रहा है। yes, मैंने पढ़ने में मेरे से कहीं गलती हुई? आपने स्लाइड छोड़ दिया। अच्छा हाँ, ये तुमने किया है। डन 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 डन, सही है, फिर ठीक है, ठीक है। ऑल गुड, ऑल गुड। बस वही थोड़ा सा भूमिका में गड़बड़ी रही है और वही एक दो लाइन की गड़बड़ी है, अदरवाइज दिस आंसर इज परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट। करेक्ट कर लेंगे। हाँ, इसको करेक्ट कर लेना, इसको रखना। मैं और आंसर लिखने के लिए इस तरह से दूंगा। ठीक है, तो यही दो आंसर थे, तो दोनों मैंने जो है डिस्कस कर लिया। एक और जो आंसर लिखने के लिए कहा था वो किसी ने लिखा नहीं, 300 शब्दों में जो था। हाँ, तुमने फॉर्मेटिंग भेजी हुई थी, तुमने कहा था कि इस पर तुम लिखोगे। है ना? तो वो फ्यूचर टेंस में था और तुम अपनी बात से पलटी नहीं, तुम लिखोगी। चलो अगला चैप्टर शुरू करते हैं। एक दो पेज छोड़ करके शुरू करिएगा। न्याय, दैट इज जस्टिस।
ठीक है। अब न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर मुझे न्याय को समझाना हो तो मैं न्याय का अर्थ समझाऊंगा कि बराबर हो जाना, बराबरी पर पाना। या अगर मैं सकारात्मक रूप से न्याय को समझाऊं, पॉजिटिव रूप से, तो मैं कहूंगा कि बराबर हो जाना ही न्याय है। और अगर नकारात्मक दर्शन के साथ में इसको समझाना चाहूं, यह सकारात्मक दर्शन है जहां पर भाषा विन्यास सकारात्मक है, और यह नकारात्मक है जहां भाषा विन्यास नकारात्मक है। तो नकारात्मक दर्शन के साथ में इस चीज को कहूंगा कि भेदभाव का अभाव होना ही, भेदभाव का अभाव होना ही यह दर्शन, यह न्याय है। और राज्य का जब निर्माण हुआ होगा, जब कभी भी हुआ होगा, जिस तरीके से हुआ होगा, चाहे वह हॉब्स के तरीके से हुआ होगा, या वह कभी लॉक के तरीके से हुआ होगा, या वह राज्य का निर्माण कभी प्लेटो के आदर्श स्वरूप में हुआ होना चाहिए होगा, या कभी अरस्तु का विवेकशील राज्य होना चाहिए था। हर एक दशा में राज्य की भूमिका क्या रही होगी? राज्य की भूमिका यह रही होगी कि लोगों को बराबर लाया जाए, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। तो यह बड़ी आसान सी बात रही होगी कि सब बराबर कर दिए जाए, सब समान कर दिए जाए, भेदभाव का कोई भी तरीका, कोई भी स्वरूप जो है अब न बचा करके रखा जाए। तो सवाल यह उठता है कि फिर विद्रोह, बगावत कहां पर थी, दिक्कत कहां पर हुई, वह कौन सा बिंदु था जो आपको परेशान कर रहा था? होना चाहिए नहीं ये बात। तो परेशान यह था कि क्या बिल्कुल यांत्रिक रूप से, मैकेनिकल तरीके से सबको बराबर किया जा सकता है? यानी कि एक राज्य में अगर 1 करोड़ लोग हैं तो क्या यह कभी भी संभव है कि सभी 1 करोड़ लोगों को हम 1-1 करोड़ रुपया सबके पास हो? अगर मान लीजिए कि उस राज्य में 1 करोड़ रुपए है, या हमने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए है, 1 करोड़ लोग हैं, तो चलिए एक काम करते हैं कि सबको 1 लाख रुपए दे देते हैं, सब 1-1 लाख वाले हो जाएंगे। तो क्या 1-1 लाख, अगर मान लीजिए कि किसी एक दिन 21 दिसंबर को हमने सबके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया भेज दिया, तो क्या इस 1-1 लाख रुपया के पा जाने के बाद भी सब शांत हो जाएंगे? हम कह सकते हैं कि इस राज्य में सब चंगासी, यह स्थिति क्या कभी पाई जा सकती है? क्योंकि अगले दिन हो सकता है कि कोई किसी का जो है 1 लाख रुपए में से कोई सौदा कर ले, कहे कि भाई तुम बहुत बीमार हो, लाओ तुम अपना 50,000 रुपए हमको दे दो, इसके बदले में हम तुमको जो है अपने हिस्से का जो है अनाज दे देंगे, क्योंकि हम खाते कम हैं पर हमको जो है बढ़िया बिस्तर पर सोना होता है। तो वो बढ़िया बिस्तर के मुकाबले उनसे जो है बढ़िया जो है उनको अनाज दे दे। इसी तरह से कोई कुछ, कोई सर्विस, कोई कुछ। और ये पैसा जो घूमेगा तो ये हर हाल में सबके हाथ में एक बराबर नहीं रहेगा। कुछ लोग किस्मत के भी मारे होंगे, कुछ लोग अकल के मारे होंगे, और यह कम बिगड़ेगा। कुछ लोग लालच में भरे होंगे, तो कुछ लोग दानवीरता से भरे होंगे, कुछ लोग अपना सारा पैसा उठा करके उनको दे देना चाहेंगे, और वो कहेंगे वाह जी वाह, हम सारा पैसा जो है हम ले लिए हैं, अब सब चंगासी। क्या ये स्थिति हर हाल में मान्य हो सकती है? तो कहे कि अगर ये स्थिति मान्य हो जाए कि 1-1 लाख करोड़ रुपया रहे तो न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्या ये जो बराबरी या समानता कही जा रही है, ये किस आधार पर, या बराबरी की भी बात अगर हमने लाई कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हम भेदभाव के अभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कितने तरीके से हो सकती है? मैंने जो उदाहरण लिया वह उदाहरण केवल आर्थिक था,
तो क्या हमारा समाज केवल आर्थिक भिन्नता पर ही जो है टिका हुआ है? इसमें सिर्फ आर्थिक न्याय की ही आवश्यकता है, या फिर इसमें सामाजिक दिक्कतें भी हैं? इसमें सामाजिक दिक्कतें भी हैं, इसमें राजनैतिक जो है दिक्कतें भी होंगी। बहुत लंबे समय तक औरतों को राइट टू वोट नहीं दिया गया। हो सकता है कि औरतों के पास पैसा रहा हो, फिर भी औरत को औरत होने के नाते वोट न दिया जाए, अश्वेतों को नहीं देने दिया गया। तो आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। तो न्याय अगर हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो जब न्याय को पढ़ते हैं हम कहीं पर, तो हमारी मुसीबत यह नहीं है कि हम ये न समझ पाए कि न्याय क्या है। जो हमारा कॉमन सेंस कहता है, जो हमारी मोटी बुद्धि कहती है, वही न्याय है। लेकिन न्याय क्यों नहीं है, यानी कि हम इसको सुनिश्चित करें। अगर हम भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि भेदभाव कहां कहां है, किस किस रूप में है। हम यह पता करें कि इसको सुनिश्चित किस तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह के जब सिद्धांतों को हम पढ़ना शुरू करते हैं, किस तरह से किया जा सकता है, तब हम जो है इस चीज को स्पष्ट कर पाते हैं कि न्याय क्या है। अब न्याय के दर्शन को और बेहतर तरीके से स्पष्ट करने के लिए हम सबसे पहले अगर देखें तो ग्रीक में या यूनान का जो दर्शन चल रहा था, वहां पर न्याय को सुनिश्चित करने के कई प्रयास किए गए। इसी को सुनिश्चित करने के लिए गुरु चेलों की जोड़ी में सुकरात को जहर पीना पड़ता है, क्योंकि सुकरात ये मानते हैं कि ज्ञान पर सबका अधिकार है और ज्ञानी ही सबसे महान है। वह कहते हैं रुपया पैसा महान नहीं है। सुकरात ग्रीक में लोगों को समझाते हैं, यूनान में लोगों को समझाते हैं कि किसी वंश विशेष में जन्म ले लेना, सुंदर दिखना, सुंदर कपड़े पहनना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुकरात समझाते हैं कि आपने ज्ञान कितना पाया और ज्ञान का उपयोग किस तरह से किया, यह जरूरी है। और जब यूनान में लोगों ने महसूस किया, जिनके पास की सत्ता थी, कि यह सबको बराबरी की बात कर रहा है, तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, तो लोगों ने कहा कि यह यूनान के लोगों को भड़का करके यहां पर विद्रोह कराना चाहता है। जो भी तानाशाह होते हैं, वो तानाशाह कभी भी बुद्धि विवेक की बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते। वह बुद्धिजीवी लोगों को पसंद नहीं करते। वह हर एक बुद्धिजीवी को जहर पीने पर मजबूर कर देते हैं। यह सदियों का इतिहास रहा है। मूर्ख तानाशाह बुद्धिजीवियों से चिढ़ता है। सुकरात को जब जहर पीना पड़ा, तो उनके शिष्य के तौर पर प्लेटो के दिल पर इसने गहरी जो है वेदना पहुंचाई। और प्लेटो मर चुके सुकरात को अक्सर बुला लेते थे बातचीत करने के लिए। रिपब्लिक जैसे ग्रंथ में अगर देखेंगे, तो सुकरात बैठ करके न जाने कितने सिद्धांतों पर न जाने कितने लोगों से चर्चा करते हुए लेंगे।
लेकिन जितनी जगह भी सुकरात आपको चर्चा करते हुए मिलेंगे, वह लगेगा कि कहीं न कहीं प्लेटो की जो एक मानसिक व्यथा थी वही सुकरात के शब्दों में व्यक्त होती है। और इसलिए प्लेटो सबसे पहले, यहां से आप लोग लिखना शुरू करिएगा कि प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने न्याय किसे समझा। प्लेटो के अनुसार न्याय से तात्पर्य समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। मैं 1 मिनट थोड़ा दवा लगा करके आता हूं। मैं लिख रहा हूं तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप लोग प्लीज वेट करिएगा, मैं तुरंत दवा लगा के आता हूं इस पे। अब अगर न्याय के बारे में बात करें तो यही जो न्याय का दर्शन है, जो रिपब्लिक में, ये प्लेटो की जो बड़ी महत्वपूर्ण किताब रही है, और प्लेटो के समस्त दर्शन में अगर मैं कहूं तो जिसे पढ़ने में मुझे सबसे अधिक आनंद आया अपने जीवन काल में, वह रिपब्लिक ही है। मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि कभी अगर फुर्सत मिले तो रिपब्लिक इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, और बहुत पतली सी किताब है, तो मंगाइए और इसको पढ़िए, यह आपको आनंद देगा। इसका मतलब यही है कि ये कुल मिलाकर के प्लेटो के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ था कि न्याय हमेशा तर्क संगत और निष्पक्ष जैसी कोई चीज है। कुल मिलाकर के हिंदी फिल्मों का वह ड्रामा सीन आपको याद होगा जहां की अदालत में न्याय की मूर्ति की आंख पर पट्टी बांध करके बैठा दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है हाथ में तराजू दे करके, और वह बराबर रहे, वह अपने पराये के बीच में भेद ना करे। प्लेटो भी रिपब्लिक में कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे। वह कहते थे कि अपने और पराये का भेद समाप्त होना चाहिए किसी भी न्याय संगत समाज में। यहां तक कि प्लेटो यह कहते हैं कि आपके घर में अगर बच्चा भी पैदा होता है तो बच्चे को भी आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है, बच्चा 5 साल का हो जाए उसे आप जो है पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अब बच्चे पर कंट्रोल करने की कोशिश आप मत करिए। बच्चा अपनी जिंदगी का मालिक खुद है, वह अपना भला बुरा देख समझ सकता है, और इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को जो है राज्य के हवाले कर दिया जाए, उसका पालन पोषण और शिक्षा
राज्य करेगा और किसी को भी यह पता नहीं होगा कि किसका बच्चा कौन सा है, और उसमें जो बच्चा जिस काबिलियत का होगा उसे उस तरह का काम दे दिया जाएगा। यह बड़ी आसान सी बात थी जो कि प्लेटो समझाना चाहते थे। लेकिन यह बात अगर आप देखिएगा तो आदर्श में जितना खूबसूरत लगती है, व्यवहारिक रूप से यह बात संभव नहीं थी। इसमें बच्चे को एक औजार, एक हथियार के तौर पर मानते हैं जिसके जरिए कि समाज को जो है संतुलित कर दिया जाए। लेकिन बच्चे के विकास में सिर्फ खाना और किताबें नहीं हो सकती हैं। किसी भी बच्चे के विकास के लिए सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह क्या है? उस बच्चे के विकास के लिए सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज हो सकती थी तो वह भावनात्मक विकास या लगाव हो सकती थी। अगर बच्चे को यांत्रिक रूप से बड़ा हम कर दें तो समाज की परिकल्पना ही मर जाएगी। हम समाज में इसलिए हैं क्योंकि हम भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ते हैं, परिवार बनाते हैं और परिवार का आकार बढ़कर के समाज बनता है। परिवार ही समाज और राज्य की इकाई हो सकती है। लेकिन प्लेटो उसी पर सीधा जो है चोट करते हैं। आगे जरा लिखिएगा। प्लेटो के लिए न्याय सद्गुण के चार नियमों में से एक है। चार नियमों में से एक है। सर, ये प्लेटो के लिए न्याय के बाद बताना थोड़ा सा। प्लेटो के लिए न्याय उसके चार सद्गुणों में से एक है। प्लेटो के चार सद्गुण कौन कौन से हैं? ये चार सद्गुण हैं: न्याय, संयम, विवेक, साहस। हालांकि इसका क्रम यह है संयम, विवेक, साहस और न्याय। अगर आप चाहिए तो न्याय को सबसे अंत में भी रख सकते हैं, क्योंकि हम न्याय को सेंटर में लिखे थे। जो ये लिखते हैं, स्वयं प्लेटो लिखते हैं, संयम, विवेक, साहस और न्याय, ये चार सद्गुण होने चाहिए। हालांकि पहले कोई लिख देंगे, अंतर नहीं है। प्लेटो के अनुसार एक मिनट आप लोग वेट करिएगा, मैं आता हूं। सर एक बार कमरा अगर अंदर आके देखना चाहते हैं। आप लोग 2 मिनट प्लीज वेट करिएगा, कुछ गेस्ट आए हुए हैं।
स्टार्टिंग करो। हाँ जी, सॉरी, वो एक्चुअली में पीजे में रहता है ना, तो वो गड़बड़ी से आ गए लोग। हाँ, क्या लिख रहे थे हम लोग, जरा कोई बताएगा मेरे को। Someone please tell me. क्या आपने गुण लिखे हैं सर और लिखा है प्लेटो के अनुसार? हाँ, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य को न्याय का साकार रूप होना चाहिए। एक आदर्श राज्य को न्याय का साकार रूप होना चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति के अनुसार रहेगा। अपनी वास्तविक प्रकृति के अनुसार रहेगा, यानी कि ये कुछ हद तक उस वर्ण व्यवस्था के जैसे हैं कि जिसमें कहा जाता है कि भगवान कहते हैं ना कि चातुर्वर्ण्यम मम सृष्टम गुण कर्म विभाग स, कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, गुण और कर्म के आधार पर इनका भेदभाव होना चाहिए। और ये भी कहते हैं कृष्ण कि किसी भी मनुष्य को कौन सा कर्म अपनाना चाहिए। गीता में इस बात की बड़ी बढ़िया व्याख्या की गई है कि किसी भी मनुष्य को कौन सा कर्म अपनाना चाहिए। इस बात का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म के अनुसार ही कर्म का पालन करना चाहिए। अगर मैं कहूं तो गीता बड़ी रोचक किताब है इस मामले में, लेकिन गीता कोई पढ़ा सके तो। गीता पहले यह कहती है कि जन्मजात कोई जाति नहीं है। कृष्ण भगवान कृष्ण धरती पर उतर करके कहते हैं कि कोई जाति नहीं है। तो अब जितने कृष्ण विरोधी हैं, जितने कि कंस के समर्थक हैं, वो क्या कहेंगे? कहेंगे कृष्ण को कहने दीजिए, कोई जाति नहीं है, देयर इज नो कास्ट एट ऑल, कोई जाति नहीं है। ठीक है ना? इस पर जो है फिर ये कहते हैं कि अगर जाति नहीं है तो कहते हैं कि जाति नहीं वर्ण होना चाहिए। अब देखिए गाड़ी पर लोग कहते हैं हम पंडित हैं, जनेऊ मिला लेते हैं, मतलब बनिया का काम करेंगे, दूध बेचेंगे, हलवाई का काम करेंगे, लेकिन बनेंगे पंडित। इसी तरह से यादव जी लोग करेंगे राजनीति, लेकिन बनेंगे यादव जी। हर किसी का जो है भैया है। तो ये कहते हैं वर्ण है, और ये वर्ण कैसे है? जन्म से नहीं है। फिर ये कैसे है? तो कहते हैं कि वर्ण जो है वह 4 प्रकार के हैं, और ये 4 प्रकार जन्म से नहीं सिद्ध हैं, बल्कि कृष्ण कहते हैं कि गुण और कर्म के आधार पर है। कि चातुर्वर्ण्यम मम सृष्टम गुण कर्म विभाग शह, कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। ये कुछ पंडित जी वाला फीलिंग आया ना आप लोगों को
कि गुण और कर्म के आधार पर इनका विभाग होना चाहिए। अब गुण कर्म कैसे तय हो, कर्म कैसे तय हो, कि जिसका जो मन करे वो करे, जो मन चाहे वो आईएएस की तैयारी करने लगे। कृष्ण कहते हैं ना बाबा, ऐसा नहीं करना है। फिर स्वधर्म के अनुसार कार्य करें, स्वधर्म के अनुसार। इस मामले में मुझे लगता है कि मनु स्मृति गीता के विरुद्ध जाकर के खड़ी हो जाती है। अगर देखिए तो मनु स्मृति गीता के विरुद्ध खड़ी है। अब कहते हैं कि स्वधर्म कैसे तैयार होगा, तो ये कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य उसका जो अपनी प्रकृति या जो उसका अपना स्वभाव है, और स्वभाव के साथ साथ मिला दीजिए रुचि, तो इन दोनों स्वभाव और रुचि दोनों को मिला करके तय होना चाहिए। आप लोग एक चीज अगर देखेंगे तो कई बार ऑप्शनल वगैरह के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं ये कहता हूं, या कैरियर की सलाह कोई लेने आता तो मैं ये कहता हूं कि कैरियर, बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़े बड़े कैरियर काउंसलर कहते हैं कि जो रुचि आपकी हो, जो इंटरेस्ट एरिया हो, उसी को कैरियर चुनिए। 3 इडियट्स से चेतन भगत जैसे लोग, बट दे आर इडियट्स। केवल इंटरेस्ट ही आपका कैरियर चुनने का रास्ता नहीं हो सकता है। आपके इंटरेस्ट के साथ साथ जरूरी यह है कि आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति, आपके जन्मजात गुणों का भी मूल्यांकन होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग गलत दिशाओं में प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कृष्ण की स्वभाव और रुचि को मिलाकर के तब आप अपने कर्म को तैयार करिए, तब आप चुनिए कि आपको क्या चुनना है। बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ठीक है। मतलब बाद में कोई रिकॉर्डिंग देख कर उससे डाउट हो जाए कि मास्टर साहब पॉलिटी PSIR ही पढ़ा रहे थे कि मास्टर साहब तो बच्चों को संन्यास दिलाने पे तुल गए। ठीक है, इसी बात को ही अगर देखिए तो पिछली लाइन में प्लेटो के अनुसार, हालांकि प्लेटो इतनी गहराई में नहीं जाते हैं, प्लेटो एक सामान्य मनुष्य है, कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण ज्यादा गहराई और ज्यादा मनोविज्ञान को पकड़ते हैं। लेकिन प्लेटो भी सार्थक या निरर्थक रूप से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इसी दिशा में प्रयत्न करते हुए दिखाई देंगे। देख रहे हैं आपको? अब प्लेटो को समझना कुछ आसान हुआ कि प्लेटो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति के अनुसार रहेगा। अब वास्तविक प्रकृति में किसी के अंदर संयम होगा, किसी के अंदर विवेक होगा, किसी के अंदर साहस होगा, किसी के अंदर न्याय होगा, और इसी आधार पर प्लेटो अपने समाज को बांटते भी हैं। हालांकि मैं उसकी गहराई में नहीं उतरूंगा। इस राज्य में कुछ लोग दार्शनिक और बुद्धिजीवी होंगे। सर, हाँ, ये संयम और विवेक मतलब डिफरेंस क्या होता है इनमें? संयम मीन्स पेशेंस और विवेक मीन्स इंटेलेक्ट। चलो अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा और जो है कर दूं, तो जिनके पास होगा विवेक वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे दार्शनिक और बुद्धिजीवी। क्या बनेंगे? दार्शनिक और बुद्धिजीवी। जिनके पास संयम होगा, वो लोग जो है श्रमिक या कारीगर बनेंगे। जिनके पास साहस होगा वो राजा या न्याय बन सकते हैं, ये सैनिक बनेंगे। और जिनके पास न्याय होगा वह राजकाज से जुड़ेंगे। इस तरह से प्लेटो जो है डिवाइड करते हैं।
इस न्यायपूर्ण राज्य में हर व्यक्ति मेहनत के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। जिसने जो भूमिका चुनी उस भूमिका के अनुरूप वह कार्य करेगा। जरा लिख लीजिए, इस राज्य में हर व्यक्ति, हाँ श्वेता कुछ बोलना चाह रही है? रो मत श्वेता। रो नहीं रहे सर। हाँ, प्रैक्टिस कर रही है। नहीं हाँ। सर, अभी एक क्वेश्चन है मेरा, मैं भी पूछूं लास्ट में। मतलब मैं बोलूंगा कि तब कि रुक जाऊं? हाँ आप बोलिए। नहीं आप बोलिए। इस राज्य में हर व्यक्ति मेहनत से अपने कर्तव्य को पूरा करेगा। नोट नोट, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्लेटो की इस योजना में महिलाओं के लिए ना के बराबर ही भूमिका थी। दूसरी ओर अरस्तु या एरिस्टोटल का मानना है कि न्याय में समानता, समानुपातिकता, और समाज में साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम या संतुलन बनाए रखना शामिल होना चाहिए। जरा पैरा बदल के लिखिएगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के न्याय की अवधारणा में
न्याय की प्लेटोवादी अवधारणा की तरह, न्याय की प्लेटोवादी अवधारणा की तरह श्रेणीबद्धता या वर्गीकरण का विचार नहीं पाया जाता है। ये लाइन क्लियर हुई सबको? क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं? सर हाँ, सर नोट की फर्स्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। नोट की फर्स्ट लाइन ये थी कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्लेटो की न्याय योजना में महिलाओं की भूमिका ना के बराबर है। सर हाँ, ठीक। ये संतुलन बनाए रखना शामिल होना चाहिए की बात क्या है? इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्याय कि अरस्तु की न्याय की अवधारणा में मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा लिखना पड़ेगा कि अरस्तु की न्याय की अवधारणा में प्लेटो की तरह श्रेणीबद्धता या वर्गीकरण का विचार नहीं पाया जाता है। अब यहां पर यह भी याद रखिएगा कि अगर हम अरस्तु के बाद चले जाएं तो एक जो दर्शन का युग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक, एथेंस और यूनान के बीच में पनपा था, खासतौर से ग्रीक और यूनान में जो पनपा था वह लगभग शांत सा पड़ गया। न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण वादों को लेकर के यूनान में कोई बड़ी बात नहीं कही गई। एक्चुअली में यह वैसा काल रहा अरस्तु के बाद जो सिकंदर के विश्व विजय से अभिभूत हुआ और इसका एकमात्र लक्ष्य अब जो है सिकंदर को कहीं न कहीं कॉपी करना था। इसलिए न्याय की अवधारणा काफी हद तक कमजोर पड़ी। और श्रेणीबद्धता या वर्गीकरण का विचार नहीं पाया जाता। आज क्या हो गया श्वेता, तबीयत सही नहीं है ना तुम्हारी? नहीं। तो तुम लिखो मत श्वेता, तुम सुन लो, एक एक लाइन को 2-2, 3-3 बार दोहरा ही रहा हूं। बाद में जब तुम्हारी तबीयत थोड़ी अच्छी फील करेगी तब तुम कर लेना, अभी केवल सुन लो मुझको, वरना इस तरह से मेरा भी क्रम टूट रहा है ना कि मैं किसी चीज को तैयार कर रहा हूं। नहीं, अब नहीं होगा। ठीक है, जैसा तू उचित समझ। तो लंबे समय तक न्याय की अवधारणा पर कोई बात नहीं हुई और इसके बाद कहीं न कहीं चाहे वह यूनान रहा हो या प्राचीन यूरोप रहा हो या मध्य एशिया रहा हो, यानी कि ऑटोमन साम्राज्य से लेकर के फारस के साम्राज्य तक न्याय की अवधारणा को अब हवाले कर दिया गया था ईश्वरीय न्याय के संदर्भ में कि ईश्वर ही न्याय करता है, किसी के साथ कुछ भी हो जाए तो ईश्वर ही न्याय कर रहा है। वैसी वाली अवधारणा अब जन्म लेने लगी थी।
कई बार प्राकृतिक न्याय के आदर्श या अन्य परंपराओं और परिपाटियों ने न्याय से जुड़े विचारों का निर्धारण किया। तो अब यहां पर जो है ईश्वर आ गया या परंपरागत आदर्श जो रहे थे उनको सामने रख करके न्याय किया जाने लगा। और लेकिन जब चर्च और राज्य का मिश्रण बहुत तगड़ा हुआ मध्य युग में, तो इसका विरोध भी हुआ। और वह विरोध कभी फ्रांस की क्रांति में तो कभी जो है बर्तानिया की क्रांति में आपको नजर आती रहती है, जब राज्य और चर्च के गठजोड़ के खिलाफ आवाज उठी। मैग्ना कार्टा में न्याय के लिए तो नहीं लेकिन मूल अधिकारों की मांग हुई, और ये धीरे धीरे समाज जो है वह राज्य की अवधारणा से ईश्वर की अवधारणा को अलग करने लगा, और यहीं पर सेक्युलरिज्म का जन्म होने लगा। और जब सेक्युलराइजेशन हुआ होगा तो सेक्युलराइजेशन के फलस्वरूप जो ईश्वरीय और परंपरागत अवधारणाएं रही होंगी वो ध्वस्त हुई होंगी। जब ईश्वरीय और परंपरागत अवधारणाएं ध्वस्त हुई होंगी तो अब न्याय को लेकर के नई संकल्पनाएं, नए विचार और नई सोच की आवश्यकता पड़ी होगी। इसीलिए औद्योगिक क्रांति के बाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी मुद्दों पर तेजी से काम होना शुरू हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऐतिहासिक जो है कालखंड आपको नजर आ रहा है आंखों के सामने? तो जरा लिखिए कि ग्रीक युग के बाद लंबे समय तक न्याय के विषय में ग्रीक युग के बाद लंबे समय तक न्याय के विषय में कोई महत्वपूर्ण लेखन नहीं हुआ। कोई महत्वपूर्ण लेखन नहीं हुआ। मध्य युग में न्याय के संबंध में दैवीय शक्ति या ईश्वर का सहारा लिया गया। दैवीय शक्ति या ईश्वर का सहारा लिया गया। ये बेहतर होता कि अगर आप लोग के वीडियो ऑन होते ना, तो मैं वस्तुतः देख सकता कि कौन लोग लिख पा रहा है, कौन नहीं लिख पा रहा है, तो मैं उस हिसाब से अपना फ्लो मेंटेन कर ले जाता। आगे लिखेगा, कई बार प्राकृतिक न्याय के आदर्श या अन्य परंपराओं और परिपाटियों ने कई बार प्राकृतिक न्याय के आदर्श या अन्य परंपराओं और परिपाटियों ने सर एक बार रिपीट करना सर। कई बार प्राकृतिक न्याय के आदर्श या अन्य परंपराओं और परिपाटियों ने न्याय से जुड़े विचारों को
निर्धारित किया। पुनर्जागरण से लेकर औद्योगिक क्रांति तक, पुनर्जागरण से लेकर औद्योगिक क्रांति तक सर ये न्याय से जुड़े विचारों को के बाद पुनर्जागरण आएगा ना? विचारों को निर्धारित किया। पुनर्जागरण से लेकर औद्योगिक क्रांति तक ऐसे बहुत से परिवर्तन हुए जिनके कारण यूरोप में आम जनजीवन का धीरे धीरे सेकुलीकरण सेकुलराइजेशन हुआ। इस कारण न्याय के बारे में नए तरह के कई विचार उभर कर सामने आए। अब आधुनिक राष्ट्र राज्य की सेकुलर रूपरेखा के भीतर, आधुनिक राष्ट्र राज्य की सेकुलर रूपरेखा के भीतर न्याय पर विचार किया जाने लगा। न्याय को अब धार्मिक सिद्धांत
के रूप में या पारंपरिक सामाजिक व्यवहारों पर आधारित अवधारणा के रूप में नहीं देखा जा रहा था। इसे नियमों के एक ऐसे समूह के रूप में इसे या न्याय को नियमों के ऐसे समूह के रूप में देखा जाने लगा जिसे अपनाकर राज्य अपने सीमा क्षेत्र के भीतर जीवन और काम जीवन और कार्य का सुचारू रूप से नियमन कर सकता था। ठीक है, यहां तक की बात पूरी तरह से क्लियर है? जी सर। आगे लिखिएगा। सर आप लिखिए मत, हम लोग लिख ले रहे हैं। तब मुझे ज्यादा बोलना पड़ रहा है। मत बोलिए, एक ही बात बोलिए, लिख लेंगे आप, मत लिखिए आपका हाथ दर्द कर। नहीं ठीक है, चलो अभी ठीक हो गया, थोड़ा आराम लग रहा है। बारकर के शब्दों में बारकर के शब्दों में न्याय का अभिप्राय व्यक्ति एवं व्यक्ति के संबंधों न्याय का अभिप्राय व्यक्ति तथा व्यक्ति के संबंधों तथा मानवीय संबंधों व्यक्ति एवं व्यक्ति के संबंधों
तथा मानवीय संबंधों को जोड़ना ही न्याय है, जोड़ना ही न्याय है। अतः न्याय से अभिप्राय, अतः न्याय से अभिप्राय राजनीतिक मूल्यों के ऐसे राजनीतिक मूल्यों के ऐसे सम्मिश्रण से है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और निष्पक्षता जैसे मूल्य शामिल हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि, अगली लाइन में लिखिएगा सर। हाँ सर, ये थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया, ये व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों और जोड़ना, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं मतलब इस लाइन में? मतलब व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ा जाए, व्यक्ति को समाज से जोड़ा जाए, और ये जुड़ना तभी तक संभव है जब तक कि हम न्यायपूर्वक जोड़ करके रखें। जहां अन्याय होगा वहां संबंधों में विघटन शुरू हो जाएगा। अच्छा, गॉट इट? यस सर। हाँ, लिखिएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि, या जो भी लाइन लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे हम लोग, कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि न्याय एक जटिल संकल्पना है, न्याय एक जटिल संकल्पना है, और इसके कई आयाम संभव हैं। कैसे? जैसे कि राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, तीसरा आर्थिक आयाम। पहली हेडिंग बनाइएगा, न्याय का चौथा वैधानिक आयाम,
अब पहली एक हेडिंग बनाइएगा, न्याय का वैधानिक आयाम। यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एक दूसरे को थोड़ा कनेक्ट करते हैं। वैसे भी भारतीय संविधान में आप देखिए तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। या यहीं पे एक लाइन बना दीजिए, स्वयं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, नीचे लिखिएगा, स्वयं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों की चर्चा हुई है। पहली हेडिंग डाला आप लोगों ने, वैधानिक आयाम। न्याय का वैधानिक आयाम, पहली हेडिंग डालिएगा इसमें से। अड़ गई सर। लिखे जरा, वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय, वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करना है। एवं विधि का शासन सुनिश्चित करना ही विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है। अतः समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान मानना और विधि का निष्पक्ष प्रयोग करना ही न्याय है। डन, ये ठीक है? यस सर। हाँ जी। अब अगला लिखिए, राजनैतिक आयाम।
राजनीतिक आयाम का अभिप्राय उस राजनीतिक प्रक्रिया से है या व्यवहारिक नीतियों से है जिसके द्वारा समाज में अनेक प्रशासनिक एवं कल्याणकारी कार्यों का संपादन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में राजनीतिक न्याय के अंतर्गत प्रत्येक दलों का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान है। श्वेता, तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे, एक बार जरा इसको पूरा कर लें। सामाजिक न्याय, समाज का विभाजन, सामाजिक न्याय में लिखिएगा समाज का विभाजन सोपानिक या जाति, सोपानिक का मतलब होता है पद क्रम, जैसे बड़ा से छोटा तो इसको सोपानिक बोलेंगे। तो एक क्रम व्यवस्था जब आती है तो उसको सोपानिक बोलते हैं। सोपानिक या जाति, धर्म या लिंग, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर न होना ही न्याय है। अतः एक न्यायपूर्ण समाज में
अतः एक न्यायपूर्ण समाज में व्यक्ति का स्थान जन्म द्वारा नहीं अपितु कर्म या उपलब्धि के द्वारा निर्धारित होता है। अपितु कर्म या उपलब्धि के द्वारा निर्धारित होता है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार रोजगार शिक्षा आदि प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। केवल पुलिस और पैसा बचा है। आगे लिखिएगा, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय या आर्थिक आयाम। मार्क्सवादियों एवं, इसमें लिखिएगा आर्थिक आयाम में, मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों के अनुसार न्याय का मूल स्रोत नैतिकता या राजनीतिक संरचना नहीं, न्याय का मूल स्रोत नैतिकता या राजनीतिक संरचना नहीं, अपितु आर्थिक संरचना है। अपितु आर्थिक संरचना है। जिस समाज में उत्पादन के साधनों पर
जिस समाज में उत्पादन के साधनों पर वर्ग विशेष का नियंत्रण होता है, वर्ग विशेष का नियंत्रण होता है, वह समाज न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, वह समाज न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए न्यायपूर्ण समाज में उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए। अब अगली हेडिंग डालिएगा, न्याय के मापदंड। न्याय के मापदंड, मानदंड, न्याय के मानदंड। श्वेता, तुम्हारा क्या प्रश्न था, वो प्रश्न पूछो अब। श्वेता। सर अभी आप बोले ना कि गीता कहता है कि मतलब वर्ण के अनुसार नहीं कर्म के अनुसार होता है, तो हम लोग कैसे जाने कि हम लोगों का कर्म है आईएएस पर? बताया तो, रुचि और स्वभाव के अनुसार। हाँ, तो रुचि का तो हो गया, स्वभाव का कहते मतलब क्या एक आईएएस अधिकारी के जो कर्म होते हैं वो आपके स्वभाव में कहीं न कहीं, जैसे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जब देखा तो देखते ही वो राजा तो नहीं था, लेकिन राजा जैसे लक्षण उसमें दिखाई दे रहे थे कि वह लोगों का न्याय करना चाहता था। तो क्या इसी तरह से एक आईएएस अधिकारी के तौर पर आपके अंदर नेतृत्व का गुण है? एक आईएएस अधिकारी के तौर पर आपके अंदर समायोजन का गुण है? ये सारे गुण आईएएस अधिकारी के जो होते हैं, क्या कूटनीतिज्ञ होने का गुण आप में है? तो वो सारे गुण अगर आप में है तो आप आईएएस अधिकारी के लिए सही हैं। सर, जैसे चाणक्य को चंद्रगुप्त के अंदर दिखा था, वैसे कभी आपको हम लोगों के अंदर दिखा? श्वेता, एक चीज मैं बताऊं, मेरा कोर ग्रुप अगर तुमने देखा होगा तो बहुत छोटा सा है, जो आईएएस मार्गदर्शक का ग्रुप है। और यह भी तुमने महसूस किया होगा कि समय समय पर उससे बड़े पैमाने पर, एक तो मैं जल्दी किसी को ग्रुप का नंबर नहीं देता, और बड़े पैमाने पर मैं लोगों की छटनी करता रहता हूं। यह छटनी ऐसे लोगों की नहीं करता जो ज्यादातर खामोश रहते हैं, बल्कि अगर समय के साथ भी मुझे कभी अगर भटकाव दिख जाए, तो जो मुझे लगता है कि अपने कर्म पथ पर नहीं चल रहा है, वो सही ढंग से नहीं है, तो फिर मैं उसे हमेशा बाहर कर देता हूं। उस ग्रुप में होने का मतलब ही है, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारी समस्याओं को मैं सुनता हूं, चाहे वो तुम्हारी अपनी मानसिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे भावनात्मक समस्या हो, चाहे शैक्षणिक समस्या हो, अगर मैं उसे सुनता हूं, समय देता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने तुममें वो गुण देखे हैं। नहीं होता तो श्वेता, मैं निसंदेह अपना समय व्यर्थ न करता, क्योंकि मैंने जो अपना कर्म चुना है, जिस दिशा में चुना है, मैं उसी दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहता हूं। सफलता असफलता अपनी जगह है, पर मैं बहुत सटीक चयन करता हूं।
ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आईएएस बनने के लिए आए और मैंने उनका मार्ग बदल दिया। अपर्णा के साथ ही, अपर्णा के बैच में एक लड़का पढ़ता था पुनीत नाम का, पता नहीं अपर्णा को याद होगा कि नहीं याद होगा। मैंने उससे साथ हैं, याद है? नो सर, नो सर। हाँ, तो अपन पुनीत था ओरई से ही। मैंने उसे साफ मना किया कि तुम आईएएस की तैयारी मत करो। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो कि आईएएस की तैयारी करने के लिए आए और उनको मैंने दूसरी दिशा में मोड़ दिया। आज जहां पर है वो सफल हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लीडर हैं अपनी फील्ड के। और मैंने बहुत सारे बच्चों को मोड़ा अपनी ज़िंदगी में। तो अगर मुझे कभी भी ये लगता कि तुम उस लायक नहीं हो तो सिर्फ पैसा बनाने के लिए मैं तुमसे बात नहीं करता, या ठीक है आदत है चेला चपाटी जुटाने की। मैं बहुत क्लियर हूँ। आई नो सर। धीरे से करती तो भी नो ही होता है ठीक है ना, बट इट शुड बी वेरी क्लियर कि तुम लोगों में वो गुण है, इसीलिए हम साथ हैं। आपसे बोले तो ना कि बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं पूछूंगी जरूर। तो बुजुर्गों वाला क्वेश्चन तो तुम 40 साल बाद ही मुझसे कर सकती हो, अभी तो कर भी नहीं सकते, अभी तो बच्चा तुम खुद ही हो। नहीं, एकदम 1-2 वाले क्लास के बच्चों वाला था ना। नहीं, ये बहुत गहरा क्वेश्चन था। अगर कोई इस सवाल का मर्म समझे तो ना तो ये सवाल करना बड़ा आसान है और ना इस सवाल का उत्तर दे पाना बड़ा आसान है, दोनों बड़ी कठिन काम है। तो तुम्हें मुबारकबाद कि तुम इस सवाल के स्तर तक पहुंची। ये हर बच्चे को जो तैयारी कर रहा है उसे खुद से या अपने मार्गदर्शक से एक बार ये सवाल जरूर कर लेना चाहिए कि क्या वह उस लायक है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को रोकते हैं। क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी मंडे टू सैटरडे। 31 तारीख को शायद मैं 30 तारीख को जो है मैं क्लास छोड़ूंगा, जब नए साल की जो है पूरी तरह से सेलिब्रेशन में मैं आपको छोड़ दूंगा। सो एनी मोर क्वेश्चन? 21 को तो रात में 12 बजे तक तो पढ़ाना ही चाहिए। मेरा घर परिवार है नहीं, संन्यास ले लूं, फिर मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं मैं। ऐसे आप सर बोलिए नहीं, मैम हमको इतना मारेंगी ना कि सोच भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो मैम आजकल ऐसा कोई सगा नहीं जो मैम से पिटा नहीं, ठीक है ना, मतलब मैं ही बस एक बचा हुआ हूं। तो ठीक है, मिलते हैं कल फिर सवालों के साथ। मैं हो सकता है कि 1-2 सवाल और क्रिएट करूं पिछले क्लासेस से और मैं आप लोग को दूंगा। मुझे धीरे धीरे बोलो। आप मुझे ना 2-3 सवाल ज्यादा दिया कीजिए, बहुत दिनों से उत्तर नहीं लिखे, मेरी बहुत ज्यादा रद्द वाली राइटिंग हुई। एक सवाल तो मैंने अभी अपने पॉलिटी से रिलेटेड दिया था, कहो तो वो भी मैं तुम लोग को भेज दूं। हाँ, आप मुझे भेज दीजिए, ग्रुप में ही भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके। पुनीत, वरना से समझो। जी सर। कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, मैं एक्चुअली इकोनॉमी के लिए कुछ पूछना चाह रहा था आपसे। बोलो ना। सर, क्लासेस चल रही है और मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो क्लास में बैठ रहा हूँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर इकोनॉमिक्स की। यूट्यूब पर आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर यूट्यूब पर एक बहुत ही शानदार टीचर हैं योगिता मैम, उनकी क्लासेस देख लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, हिंदी में है सर वो? एकदम प्योर हिंदी में। ठीक है, ठीक है ना, बेस्ट क्लासेस, बेस्ट टीचर, ठीक है। अपर्णा, यस सर। कुछ कहना है? नो सर। चलो, ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सर। प्रणाम।